गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टेलीविज़न प्रोडक्शन के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने टेलीविज़न प्रोडक्शन के विभिन्न प्रारूपों के बारे में बात किया कि वो कौन कौन से प्रारूप होते हैं, जिनमें कि हमने जाना कि सीरियल्स होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, अन्य तरह के प्रोग्राम होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ होते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे कि टेलीविज़न कार्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाता है, टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं, और टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण करने के लिए जो क्रू मेंबर्स होते हैं, मतलब किन व्यक्तियों का तकनीकी सहयोग लिया जाता है, और साथ ही टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए आइए बात करते हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन के ऊपर। टेलीविज़न प्रोडक्शन का सबसे जो पहला अनुभव होता है व्यक्ति को, या आप कह सकते हैं वो एक नए विचार या एक आइडिया से होता है। कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई आइडिया आता है कि इस पर हम कोई कार्यक्रम बना सकते हैं, या इस पर कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं बना है, या अगर हम इस पर कार्यक्रम बनाएं तो लोग पसंद करेंगे, तो इस तरह के विचार व्यक्तियों के मन में आते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति उन अपने आइडियाज़ को, विचार को लिखता है और उस पर काम करता है और कोशिश करता है कि एक उसकी सिनॉप्सिस बना सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण बहुत महंगा होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों और बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक निर्माता को पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाएगा कि ये कार्यक्रम चलेगा और लोग उसको पसंद करेंगे, इसके लिए उसे विज्ञापन मिलेंगे, तब तक वो उसमें अपना निवेश नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं। और ये बात अगर आपने अक्सर देखी हो कि बहुत सारे निर्माता क्या करते हैं कि जो सेट फॉर्मेट है, विदेशों के सेट फॉर्मेट है, जैसे बिग ब्रदर है, उसका उन्होंने बिग बॉस वर्जन बना लिया, या कौन बनेगा करोड़पति है, उसका इंग्लिश वर्जन से नकल करके बना लिया, हु वांट टू बी मिलेनियर। तो आप ये कह सकते हैं कि निर्माताओं को ये भी रहता है कि जो अपने पहले से हिट हैं उन्हीं के आधार पर उनकी नकल करके उन फॉर्मेट की कार्यक्रमों को बनाएं, जिससे उन्हें लगता है कि कम से कम इतनी अनिश्चितता नहीं रहेगी और हमारे प्रोग्राम इतने असफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो नए और हिट कार्यक्रम बनाने का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि जो आप ऐसा तय कर लें कि भैया दर्शक को निश्चित रूप से पसंद आए। बड़े से बड़े निर्माता की फिल्में या टेलीविज़न कार्यक्रम को फ्लॉप होते देखा गया है, और छोटे से छोटे निर्माता की फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रम को हिट होते देखा गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, दर्शकों की पसंद भी निरंतर बदल रही है। बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसे दर्शक नकार देते हैं, और बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बहुत सारे टेलीविज़न कार्यक्रमों का भविष्य तय करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे इतनी प्रतिस्पर्धा है, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट वो पैमाना बना लिया गया है, क्योंकि इससे इन्हें विज्ञापन मिलते हैं। जिस कार्यक्रम की टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट या टीआरपी जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही विज्ञापन उसे मिलेंगे, या उसका विज्ञापन का जो शुल्क होगा या विज्ञापन का जो पैसा होगा उन्हें ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन कार्यक्रमों की टीआरपी अच्छी होती है, उनको जो है कहानी को कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि आप उसको लंबा कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। इसका मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ कि 3 जुलाई 2000 को स्टार प्लस ने एक धारावाहिक शुरू किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और वो धारावाहिक इतना पॉपुलर हुआ कि स्टार प्लस ने उस चैनल को पेड चैनल कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहले स्टार प्लस देखने के दर्शकों से कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन स्टार प्लस ने इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए दर्शकों से पैसे लेने शुरू कर दिए, और यहीं से इंडिया में पेड चैनल की शुरुआत सीरियलों में हुई। कोई भी धारावाहिक पेड नहीं था, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पेड चैनलों की शुरुआत हुई। और इस धारावाहिक का रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कुल 1833 एपिसोड इसके प्रसारित हुए, 1833। और अगर हम अवधि की बात करें तो 3 जुलाई 2000 को ये शुरू हुआ था, और इसका लास्ट एपिसोड 6 नवंबर 2008, यानी कि लगभग
8 वर्ष से भी अधिक समय तक ये धारावाहिक चला और इसने खूब धूम मचाई। महिलाओं द्वारा, हर वर्ग के द्वारा इसे बहुत पसंद किया गया। और दूसरा कार्यक्रम था कौन बनेगा करोड़पति, जो कि विदेशी शो हु वांट टू बी मिलेनियर से प्रेरित होकर बनाया गया था। उसी का हिंदी वर्जन था और जिसे प्रस्तुत किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। और ये भी 3 जुलाई 2000 को शुरू किया था। और आप ये कह सकते हैं कि अब तो ये सोनी पे आने लगा, उस समय ये स्टार प्लस पे आता था। और इसके 12 से अधिक सीजन्स हो चुके हैं और लगभग 852 से अधिक एपिसोड इसके बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम के हिट होने का, फ्लॉप होने का कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिस पे कि आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह बनाए तो कार्यक्रम हिट हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन निर्माता कोशिश करते हैं कि अगर किसी और फॉर्मेट में या विदेशों की कोई फॉर्मेट है जहां पर शो हिट हुआ हो और उसका अगर फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या होगा कि उनका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि नए आइडिया कैसे आएगा आदमी के दिमाग में। अब आइडिया कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपने तुरंत सोचा और आ गया। तो इसमें बहुत सारे, ये आप कह सकते हैं कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है, एक क्रिएटिव काम है। बहुत सारे लोग हैं जो कि यही काम करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनकी थॉट होती है, कुछ बचपन से भी क्रिएटिव होते हैं और वो अलग अलग तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं। हम में से भी बहुत लोगों के मन में विचार आते होंगे क्रिएटिव, थोड़ी देर आए उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दिमाग में जो आइडिया होता है वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, या आप जब तक रचनात्मक नहीं होंगे। आप अगर बात करें जो बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप देखिए इतनी सारी धुनें हैं, इतने सारे गाने बने हैं, हर गाने की धुन कुछ अलग होती है, म्यूज़िक कुछ अलग होती है। एक बार प्रमुख बहुत ही गीतकार हैं समीर, उन्होंने कहा था कि कुल लगभग 700-800 शब्द हैं जिनमें सारे गानों में रहते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों के द्वारा नए नए गानों का निर्माण किया जाता है, नए नए गाने हिट होते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में समीर ने गीत लिखे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि कुछ एक शब्द होते हैं जिसके द्वारा हम गाने बनाते हैं, वो कॉमन होते हैं, आप किसी भी गाने में उठाकर देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आइडिया का जन्म ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप आइडिया, चाहे वो विज्ञापन फिल्म बनाना हो, चाहे वो धारावाहिक बनाना हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव या रियलिटी शो बनाना हो, आप ये कह सकते हैं कि आइडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए अब बात करते हैं टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रस्ताव कैसे बनाया जाता है। तो हमने बात किया कि सबसे पहले तो व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है और उसके बाद क्या होता है कि वो उन विचारों को लिखता है, और लिखने के बाद वो इस तरह की रचनात्मकता उसके अंदर होती है कि वो इसे एक रूपरेखा कार्यक्रम की बनाता है। मान लीजिए अगर आपके मन में कोई धारावाहिक बनाने का प्लान आता है और आपके मन में है कि हम जो विद्यार्थियों की रैगिंग होती है उसके ऊपर हम कोई धारावाहिक बनाएंगे, तो जैसे ही उसके मन में विचार आता है वो सोचता है कि इस कार्यक्रम का नाम क्या रखेंगे, अच्छा इसका उद्देश्य क्या होगा, ये दर्शकों में क्या फ्लो करेगा, रैगिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या प्रभाव डालेगा, या कार्यक्रम को हमारा कौन सा दर्शक वर्ग देखेगा, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होगा, क्या वो सिर्फ स्टूडेंट होंगे या उनके माता पिता भी होंगे, या वो महिलाएं भी होंगी, या वो बुजुर्ग भी देखेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा के समय ही उसके टारगेट ऑडियंस या लक्षित दर्शक का भी उसके मन में विचार होता है और वो उसे लिखता है। किस तरह का प्रोग्राम फॉर्मेट होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी, और निर्माण प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, और उसका सबसे बड़ी बात कि उसका बजट कितना होगा, क्योंकि बजट के अनुसार ही कोई भी निर्माता उसमें निवेश करेगा। वो भी अपना देखता है कि अगर मैं इतना निवेश करूंगा तो क्या मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो सिनॉप्सिस या जो संक्षेपिका होती है वो तैयार करना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो उस कार्यक्रम को बनाना चाहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब वो अपनी संक्षेपिका या सिनॉप्सिस किसी भी निर्माता के पास लेकर जाए तो इनमें ये जानकारियाँ अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर वो निर्माता उसे पढ़ता है
तो कार्यक्रम के बारे में अपनी वो धारणा बना सके कि ये कार्यक्रम है और इस तरह के फॉर्मेट पर ये बनेगा। कई बार क्या होता है कि हम उस कार्यक्रम का कोई नाम भी डिसाइड कर लेते हैं कि इसका ये नाम रखेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 नाम हम लेके चलते हैं और ये डिस्कशन करने के बाद हम किसी एक नाम पर सहमत हो जाते हैं। तो अगर आप कह सकते हैं कि समाचार कार्यक्रम की बात करें तो जिससे उसका उद्देश्य यही होता है कि भाई देश दुनिया की जानकारी उपलब्ध कराना है ना, या उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना। लेकिन अगर आप बात करेंगे धारावाहिकों की तो बहुत सारे तरह के होते हैं। किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर धारावाहिक हो सकता है, किसी अन्य पृष्ठभूमि पर हो सकता है, वो एक ड्रामा हो सकता है, वो एक ट्रेजेडी हो सकती है, वो बच्चों के लिए हो सकता है, वो बुजुर्गों के लिए हो सकता है, वो महिलाओं के लिए हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर उसका शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है तो ये ध्यान में रखना होगा कि वो किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, उसमें उस तरह की सामग्री उपलब्ध है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान दर्शन और व्यास जैसे चैनल हैं, पोर्टल्स हैं, जो कि निरंतर विद्यार्थियों को, छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम का उद्देश्य उस सिनॉप्सिस में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगली बात करें कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस समुदाय के ऊपर कार्यक्रम बन रहा है, या किसी समुदाय के ऊपर नहीं है, कॉमन है, तो किस उम्र के लोग इसे पसंद करेंगे, किस मेल पसंद करेंगे, फीमेल पसंद करेंगे या दोनों पसंद करेंगे, किस भाषा में ये बनाया जाए, वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विभिन्न भाषाओं और संस्कृति का देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, तो कहाँ पर आप बना रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है कि किस पृष्ठभूमि पर बन रहा है। जैसा कि आप देखेंगे जो 84 में टेलीविज़न पर कार्यक्रम आता था, धारावाहिक आता था, पहला धारावाहिक हम लोग, उसको एक लोअर मिडिल क्लास के ऊपर बनाया गया था या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर बनाया गया था, और उसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन उसके बाद जो धारावाहिक आए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी या कसौटी ज़िंदगी की या बहुत सारे धारावाहिक आए, वो बहुत ही विराट पृष्ठभूमि पर बनाए गए। उसमें बहुत ही संपन्न लोगों के रिश्तों के बारे में दिखाया गया, संपन्न लोगों के जो व्यवहार हैं उनके बारे में दिखाया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता, स्थानीयता, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं एक धारावाहिक को बनाने के लिए, और उस कार्यक्रम का टारगेट ऑडियंस कौन होगा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है बजट का नंबर। आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में होने वाले व्यय की जानकारी सबसे आवश्यक है। तो बजट बनाते समय विस्तार से सभी मदों में होने वाले खर्चों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि जो प्रोडक्शन क्रू होगा, उपकरणों का किराया क्या होगा, कलाकारों को क्या फीस दी जानी है, मेकअप आर्टिस्ट को कितना पैसा देना है, म्यूज़िक कहाँ से लिया जाएगा, एडिटर जो वीडियो एडिटिंग करेगा उसको क्या पैसा दिया जाएगा, प्रतिदिन कलाकारों द्वारा होने वाले खान पान, या आप ये कह सकते हैं कहीं सी होटल में ठहराना है या ट्रांसपोर्ट इत्यादि का सभी खर्चों का अनुमान बजट में किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बजट के द्वारा फाइनेंसर को खर्चे का अनुमान हो जाता है, और जिससे बाद में किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है जिससे कि कार्यक्रम को रोकना पड़े या कार्यक्रम को बीच में बंद करना पड़े। आइए अब बात करते हैं टेलीविज़न निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के ऊपर। तो पहली प्रक्रिया है प्री प्रोडक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी प्री प्रोडक्शन में निर्माता को कार्यक्रम का नाम, उद्देश्यों, फॉर्मेटों इत्यादि की पूरी रूपरेखा बना ली जाती है। एक तरह से कह सकते हैं पूरा स्टोरी बोर्ड हमारे लिए बन जाता है। अब मान लीजिए कि आपको शूटिंग करनी है हवा महल की, और हवा महल पर कोई डॉक्यूमेंट्री आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस हवा महल के ऊपर शोध होगा, रिसर्च होगा। हवा महल का क्या इतिहास है, उसकी क्या विशेषता है, आसपास के स्थानीय लोगों से पता किया जाएगा, वहाँ की आर्काइव से पता किया जाएगा, वहाँ के जो प्रमुख लोग होंगे उनसे पता किया जाएगा, वहाँ के जो प्रमुख विचारक होंगे, इतिहासकार होंगे, उनसे पता किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये रिसर्च का काम शुरू होगा। रिसर्च होने के बाद स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू होगा कि जो भी तथ्य हमें अभी तक समझ में आए हैं
उनको हम एक सिरे से लिख लें, है ना। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें। अगर बजट आपका ज़्यादा नहीं है तो रिसर्च करने वाला और स्क्रिप्ट राइटर और एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के विषय से संबंधित सभी जानकारियां न केवल स्क्रिप्ट में मददगार साबित होंगी बल्कि निर्माता को कम खर्च में प्रोडक्शन का कार्य पूरा करने में सहायता करेगी। अब बात करते हैं शूटिंग स्थल की, कि जिस जगह पर शूटिंग होनी है सबसे पहले तो वहाँ पर उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ये बनाने जा रहे हैं और इसकी शूटिंग की परमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शूटिंग की परमिशन नहीं है तो बीच में आपकी शूटिंग रोकी जा सकती है और जिससे बहुत सारा आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी बात है, अगर हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि हवा महल पर शूटिंग करनी है तो शूटिंग किस दिन की जाए, कैसा मौसम, कौन से मौसम में शूटिंग शुरू की जाए, है ना, कौन कौन से ज़रूरी उपकरण हैं जो कि ज़रूरी हैं, कौन कौन से तकनीकी लोग चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कैसे होनी चाहिए, अगर कोई बड़े उपकरण हवा महल के ऊपर ले जाने हैं तो कौन लोग ले जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग ये तय हो जाते हैं कि कौन कौन शूटिंग करेगा, कैसे करेगा। ये सारी बातें प्री प्रोडक्शन के दौरान निश्चित हो जाती हैं। साथ ही ये भी तय हो जाता है कि किस कैमरे से शूटिंग की जाएगी। अलग अलग कैमरों से शूटिंग करने में उसके किराए का बहुत अंतर पड़ता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल कैमरे से शूटिंग कर रहे हैं, HD कैमरे से कार्ड वाले, तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। लेकिन अगर आप डिजी बीटा से कर रहे हैं तो काफ़ी कैमरे का किराया लगेगा। अगर आप फिल्म कैमरे से कर रहे हैं तो काफ़ी अधिक खर्च पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की कौन कौन से उपकरण यूज़ होंगे, कौन से कैमरे यूज़ होंगे, कैमरा पर्सन कौन होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी सबसे पहले प्री प्रोडक्शन में लिख ली जाती है। आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों की तैयारी करने से पहले कोई व्यक्ति या असिस्टेंट डायरेक्टर या निर्माता खुद, निर्देशक खुद उस स्थान की रेकी करता है। रेकी का अर्थ ये कि वो देखता है, वहाँ पर उसका दौरा करता है, चीज़ों को देखता है, हवा महल की खिड़कियों का क्या इतिहास है, कैसे शूट करेंगे, कहाँ कैमरा रखेंगे, इस तरह की कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं, क्या शूटिंग में कोई परेशानी तो नहीं होगी। इन सारी चीज़ों की रेकी करने के बाद ये सारी चीज़ें लिखित में डिसाइड हो जाती हैं कि किस तरह से ये कार्य शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कार्य प्रारंभ होने से पहले जो भी निर्माता या निर्देशक है उसको ये पता होना चाहिए कि शोध सामग्री है कि नहीं, शूटिंग स्क्रिप्ट कितनी तैयार है, और जिन लोगों का पहले से इंटरव्यू लिया जाना है उनसे बात हो चुकी है कि नहीं, सभी जो उपकरण हैं वो रेडी कंडीशन में है कि नहीं, उन्हें चेक किया जा चुका है कि नहीं, और जितने भी तकनीकी लोग हैं, जो आपका प्रोडक्शन क्रू है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, उनसे बात हो चुकी है कि नहीं। इन सारी घटनाओं की रूपरेखा प्री प्रोडक्शन में होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन में शूटिंग का बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा एक पक्ष और होता है जिसकी हम चर्चा करेंगे, क्राउड कंट्रोलर की। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री में, शूटिंग में कोई बड़ा सितारा है या बड़ा एंकर है तो आप कैमरे को देखते ही काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस कारण शूटिंग का कार्य बाधित हो जाता है। तो ऐसे में निर्माता निर्देशक को कुछ क्राउड कंट्रोलर्स भी रखने चाहिए जिससे कि शूटिंग का कार्य निर्बाध गति से संपन्न हो सके। कुछ एक जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो बाउंसर्स भी लगाते हैं जिस कारण कि कोई ऐसा बात ना हो जाए, किसी कलाकार के साथ कोई कह सकते हैं आप, कोई गलत व्यवहार ना हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्माता निर्देशक क्राउड कंट्रोलर का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर सही तरीके से प्री प्रोडक्शन किया जाए तो प्रोडक्शन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आज हमने इस क्लास में बात की टेलीविज़न प्रोडक्शन के ऊपर, टेलीविज़न प्रोडक्शन के क्रू के ऊपर, और टेलीविज़न प्रोडक्शन के सिनॉप्सिस के ऊपर, और साथ ही प्री प्रोडक्शन के ऊपर। अगली क्लास में हम बात करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।